हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है चावल और बच्चों का आना। मार्च महीने की खुशनुमा दोपहर थी। अज्जी और अज्जा टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें टेलीविज़न पर कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति के बारे में दिखाई जा रही खबरों के साथ साथ गहरी होती जा रही थी। अज्जा ने अज्जी की ओर देखा। ये वायरस चीन से शुरू हुआ है और देखा क्या होगा, ये पूरी दुनिया में फैल गया है। अब तो इसने महामारी की शक्ल ले ली है। टेलीविज़न पर दिख रही एंकर ने घोषणा की, सरकार लोगों को खुद को सबसे अलग अलग रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कह रही है। अगली सूचना प्राप्त होने तक सभी स्कूल खुलेंगे। अज्जी अचानक ही बेंगलुरु और मुंबई में रहने वाले अपने नाती पोतों के बारे में सोचने लगी। उनकी सोच में खलल तब पड़ी जब उनके कानों में एक ऑटो रिक्शा रुकने और दरवाजे की डोरबेल बजने की आवाज़ पड़ी। डिंग डोंग। अज्जी ने दरवाज़ा खोला, देखा कि सामने कमलू, अज्जा की बहन और उनकी पोती अदिति खड़े। अज्जी उन्हें देखकर बहुत खुश और हैरान। अंदर आओ, उन्होंने कहा। कमलू अज्जी ने ऑटो रिक्शा से अपना बैग उतारते देखकर मुस्कुराई। तुमने हमें पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम लोग आ रहे हो? अज्जी ने पूछा। हम लोग तुम्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाते। कमलू, अज्जी और अदिति घर के अंदर आ गईं। कमलू, तुमने इस खतरनाक वायरस के माहौल में सफ़र करने की क्यों सोची? अज्जा ने चिंतित होते हुए पूछा। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस यहाँ भी पहुँच गया है। क्या ये रथ महोत्सव का समय नहीं है? मैंने बहुत समय से महोत्सव नहीं देखा था। अदिति की भी छुट्टियां हो गई हैं और उसकी मम्मी घर से ही अपने ऑफिस का काम करने में व्यस्त रहती है, इसलिए ये वहाँ पर बोर हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ पर महोत्सव का आनंद ले पाएगी और मैं इसे यहाँ अपने साथ ले आई। इसके साथ मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। 9 साल की अदिति कमलू अज्जी के पीछे खड़ी शर्मा रही थी। आओ बेटा बैठो, अज्जी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाते हुए कहा। वे सभी लिविंग रूम में बैठने के लिए चले गए और ठीक उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। अज्जी ने फ़ोन उठाया। उनकी बेटी सुमिति का मुंबई से फ़ोन था। उन्होंने कहा, अम्मा, मैं दोनों बच्चों को आपके पास से गांव भेज रही हूँ। रघु और मीनू को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन क्या हुआ? कोविड-19 जिस तेज़ी से फैल रहा है उसकी वजह से स्कूल कुछ समय के लिए बंद हैं और किसी को नहीं पता कब खुलेंगे। मुंबई में अधिकतर लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं और यहाँ बच्चों को बाहर जाने से रोकना लगभग असंभव है। और आजकल हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं और हर समय उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने इस बारे में सोचा और सुभद्रा से भी बात की और पूछा कि क्या हम रघु और मीनू को उसके पास भेज सकते हैं, और उसने हाँ कह दिया। सुमिति, सभी बच्चे यहाँ आ सकते हैं। अज्जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, मुझे पता था कि आप यही कहोगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। सुभद्रा भी अपने बच्चों को आपके पास रहने के लिए भेजने को तैयार हो गई है। आपके यहाँ घर के आसपास बहुत बड़ा आंगन है और वहाँ बहुत ताज़ा हवा भी मिलती है तथा आसपास खेलने के लिए बहुत सारी जगह है। इस तरह से बच्चे आपके साथ रह सकते हैं और वहाँ पर भी बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। अब आप मुझे बिना संकोच के बताओ कि आपके लिए 4 बच्चों को बिना घर से बाहर भेजे एक साथ संभालना परेशानी भरा काम तो नहीं होगा? नहीं सुमिति, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे चिंता इस बात की है कि बच्चे यहाँ कैसे आएंगे। अम्मा, हमने इसका इंतज़ाम कर लिया। रघु और मीनू दोनों ही आज मुंबई से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट ले चुके हैं और वे सुभद्रा के घर पहुँचने वाले होंगे। सुमित ने कहा। वे कल शिवगांव आ सकते हैं और वहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए रहेंगे। अज्जा, जो फ़ोन पर अज्जी की बातों को सुन रहे थे, ने अज्जी से फ़ोन लिया और सुमिति से बात की। बेटा, तुम चिंता मत करो, कमलू और उसकी पोती अदिति भी यहाँ पर हैं, बच्चों को यहाँ भेज दो। ठीक उसी समय बेंगलुरु से एक और कॉल आई। सुभद्रा दूसरी तरफ लाइन पर थी। उसने भी वही बात कही। मेरे माता पिता आपके साथ आनंद को लेकर जा चुके हैं, लेकिन कृष्णा और अनुष्का आपसे मिलना और शिवगांव में
रहना चाहते हैं। मेरी सुमिति से बात हो चुकी है और चारों बच्चे कल घर पहुंच जाएंगे। हमारे ऑफिस मैनेजर उन्हें बेंगलुरु से शिवगांव तक गाड़ी में ले जाएंगे, लेकिन वे बस उन्हें छोड़कर जल्दी ही वापस आने के लिए चल पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले कि हालात और भी खराब हो जाए जैसी उम्मीद की जा रही है। बहुत से काम करने हैं, सुभद्रा ने कहा। अज्जी ने फ़ोन नीचे रखा और अज्जा की तरफ देखा। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नाती पोते हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं कोरोना वायरस की वजह से बने इन हालात को लेकर चिंतित हूँ। क्या आप मंदिर में फ़ोन कर पता करेंगे कि रथ महोत्सव जैसे तय किया गया था, क्या अब भी उसी के अनुसार होगा या नहीं? अज्जा ने सिर हिलाया और मंदिर का फ़ोन नंबर डायल किया। कॉल करते करते बोले, ऐसा संभव नहीं है कि वे इस बार महोत्सव का आयोजन करें। कल हमारी कमेटी मीटिंग थी और मैंने उसमें सुझाव दिया था कि हमें इस बार महोत्सव नहीं आयोजित करना चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने मेरे सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। उनका मानना था कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस हम तक अभी नहीं पहुंचा है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था। महोत्सव का आयोजन करना कोरोना वायरस को ध्यान लाने के लिए आमंत्रण देने के समान होगा। कमलू अज्जी का चेहरा उतर गया। यहाँ पर आप लोगों को सरप्राइज़ देने के बजाय उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मुझे निराशा भी हुई। मेरे ख्याल से मैं कुछ दिनों में ही वापस चली जाऊंगी। कमलू अज्जी और अज्जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अज्जी इस वक्त बात से बहुत खुश थी कि उनकी दोस्त उनके साथ है। तुम तुम कहीं नहीं जा रही हो? अज्जी ने जोर देते हुए कहा। रथ महोत्सव हो या न हो, तुम यहाँ पर हमारे साथ ही रहोगी। अज्जा की बात सच निकली। महोत्सव कैंसिल कर दिया गया। कमलू अज्जी की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुम्हारे रसोई घर पर कब्जा करने वाली हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तुम कुछ दिनों के लिए आराम कर सकती हो। अज्जा बात आगे बढ़ाते बोले, अगर कोरोना वायरस के चलते स्थिति और भी खराब हो जाती है और लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है तो फिर हमें घर के कामों के लिए बाहर से किसी तरह की मदद नहीं बुलानी चाहिए। चलो हम अपना काम बांट लेते हैं। हाँ, मुझे भी ये सही लगता है। हम बाहर से किसी को नहीं बुला सकते। अज्जी ने कहा, एक बार कल बच्चे आ जाए, मैं घर के सारे काम उन सबके बीच में बांट दूंगी। वे भी हमारी मदद करेंगे। अज्जी ये देखने के स्टोर रूम में चली गई कि कहीं उन्हें और राशन की ज़रूरत तो नहीं है। अज्जा भी उनके पीछे गए और उनसे कहा, कुछ जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। अगर यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया तो हमारे यहाँ बहुत से लोग होंगे जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल पाएगा। हमें उनकी मदद करनी होगी और जब ज़रूरत पड़े तो उनकी और मदद का हाथ बढ़ाना होगा। बहुत सारा राशन मंगवा लो और स्टोर रूम में रख लो। हमें उसकी ज़रूरत दूसरे लोगों को खाना खिलाने के लिए होगी। अज्जी ग्रोसरी की लिस्ट बनाने लगी और अज्जा ने पास की ग्रोसरी शॉप का नंबर होम डिलीवरी के लिए डायल किया। इस बीच अदिति उनके पास ही बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। वे ये सुनकर बहुत खुश थी कि उसके 4 कजिन्स भी वहाँ पर आ रहे हैं। अगली शाम को रघु, मीनू, कृष्णा और अनुष्का पूरे जोश के साथ शोर शराबा करते वहाँ पहुँचे। उन्हें अपने दादा दादी के पास बहुत बड़े से घर और खेलने के लिए बहुत सारी जगह पर आना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर उन्हें बहुत प्यार और खेलने कूदने की पूरी आज़ादी मिलती थी। ऑफिस मैनेजर ने बच्चों को वहाँ छोड़ा और जल्दी ही वहाँ से वापसी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वे लोग घर में दाखिल हुए, अतिथि भी चहकते हुए उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। अनुष्का की लंबाई पहले से बढ़ चुकी थी। अज्जी ने कहा, अनुष्का, तुम अब सबसे लंबी लड़की बन गई हो। सभी बच्चे अपने साथ अपनी स्कूल की पुस्तकें और सैनिटाइजर की बोतलें, हैंड वॉश के बहुत से रिफिल पैकेट लेकर आए थे। बच्चे अपने माता पिता से दूर क्लासेस
या अपने टीचर्स की चिंता से दूर यहाँ आकर बहुत खुश थे। वे अपने दादा दादी को बता रहे थे कि उनके स्कूल बंद होने से पहले किस तरह से उन्हें उनके स्कूल में हर जगह और जहाँ वे लोग रहते हैं बेंगलुरु मुंबई के अपार्टमेंट यहाँ तक कि बिल्डिंग की लिफ्ट में भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है। क्या वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? अज्जी ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, रघु ने कहा, सरकार सावधान रहने के लिए बहुत से कदम उठा रही है और अब सरकार की तरफ से सख्ती भी की जाने लगी है। बच्चों, रात के खाने में क्या खाना चाहोगे? अज्जी, कुछ हल्का फुल्का बना दो, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही भारी नाश्ता किया है, कृष्णा ने कहा। फिर मैं आज रात के लिए खास तरह के चावल बनाती हूँ, शायद मेथी वाले चावल, कमलू अज्जी ने कहा। यह आसानी से पच जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट और रात के खाने के लिए अच्छे होते हैं। सभी बच्चों ने हामी भर दी और कमलू अज्जी रसोई घर की ओर बढ़ चली। अज्जा ने टेलीविज़न ऑन कर दिया। सभी न्यूज़ चैनल पर क्वारंटाइन और सोशल आइसोलेशन, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के बारे में चर्चाओं का जोर जारी था। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देने वाले थे। अज्जा ने खिड़की से बाहर जाकर देखा। शाम रात में बदल चुकी है। उन्होंने घर पे कहा, बच्चों, अब स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और अब से हम सभी को घर की चार दीवारी के भीतर ही रहना होगा। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाले आंगन तक जा सकते हो, हमें बाहर किसी भी वजह से नहीं जाना है। 1 घंटे से कम समय में ही कमलू अज्जी ने बहुत स्वादिष्ट मेथी वाले चावल और खीरे का रायता तैयार कर लिया था। अज्जा गर्व से बोले, ये सारी सब्जियां हमारे अपने सब्जियों के बगीचे की हैं। हम अपने बगीचे में प्राकृतिक खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। इनका स्वाद बाहर मिलने वाली सब्जियों से बहुत बेहतर होता है। खाना खाने के बाद बच्चों ने गद्दों को एक दूसरे के पास बिछाने में अज्जी की मदद की। सभी ने अपनी पसंद की सोने की जगह ले ली और अपने अपने बिस्तर पर लेटने के बाद रघु अज्जी के पास वापस आया। आपने अभी अपना आज का सारा काम ख़त्म नहीं किया है? अज्जी मुस्कुराई। वे जानती थी कि रघु किस बारे में बात कर रहा है। एक कहानी अज्जी, अनुष्का ने अपनी मासूम दरी आवाज़ में अज्जी से गुहार लगाई। रोज़ एक कहानी रखे, सभी परेशानियों से परे। सभी के चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट गूंज गई। ठीक है, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी उसी की है जिसे तुमने अभी रात के खाने में खाया है, चावल के बारे। चावल हमारे रोज़ के खाने का बहुत ज़रूरी हिस्सा है और हम चावल व गेहूँ के बिना आज हमारे खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे बच्चे दोनों अज्जियों के आसपास जमा हो गए। अज्जा पास ही की एक कुर्सी पर बैठकर टेलीविज़न देखने लगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की, आज मध्य रात्रि से लॉकडाउन किया जा रहा है। हर किसी को अगले कुछ हफ्तों के लिए घर में ही रहना होगा। उसी समय रात का समय था और बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। बच्चे मन लगाकर कहानी सुनने लगे, ठीक उसी तरह जैसे क्वारंटाइन की अवधि की शुरुआत औपचारिक तौर पर कर दी गई। अज्जा ने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दी, लेकिन वे टेलीविज़न देखते रहे। चलो हम ये कहानी सुनते हैं कि किस तरह से चावल इस धरती पर आया, अज्जी ने कहा। बहुत समय पहले इंसान बातों पर चल सकता था, पर बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में घूम फिर सकता था। एक दिन माधव, जो कि एक मनुष्य था, उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि भगवान स्वर्ग में कैसे रहते हैं, वे कहाँ पर काम करते हैं, वे सारा दिन क्या करते हैं, वे क्या खाते हैं। वे ये सब सोचकर अचंभित था। इसलिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़ा और वहाँ पर वे बहुत से भगवान से मिला। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से देवी देवता उस क्षेत्र में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। वहाँ पर दूसरे देवी देवताओं के साथ साथ जल के देवता थे, विद्या की देवी थी, साहस के देवता थे और अच्छे सेहत के देवता भी थे। लेकिन अनाजों की देवी अन्नपूर्णा को देखकर माधव पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया।
उसने उनसे पूछा, देवी, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खेती की व्यवस्था किस तरह से काम करती है। आप लोग क्या खाते हैं और आप उसकी उपज किस तरह से करते हैं। देवी अन्नपूर्णा ने उसे अपने घर बुलाया और बहुत ही शानदार भोजन करवाया। वहाँ पर उसने जो कुछ खाया उसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट मुलायम सा सफ़ेद रंग का खाना था जो उसे अनाज जैसा लग रहा था। मैंने इससे पहले न कभी खाया और ना ही देखा है। मुझे नहीं लगता कि धरती पर किसी और ने इसे खाया या देखा होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये क्या है? उसने पूछा। ये चावल है। सभी देवता चावल खाते हैं। ये हमें ऊर्जा देता है और सभी सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। माधव ने देवी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इसे रोज़ खाना पसंद करूँगा, उसने आग्रह करते हुए कहा। देवी मुस्कुराई। क्यों नहीं माधव, तुम्हारा जितना मन करे उतना चावल खाओ। अगले दिन माधव ने उनसे पूछा, यहाँ पर चावल कैसे उगाया जाता है? क्या आप कृपया करके मुझे दिखाएंगे? क्योंकि वे चावल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। अन्नपूर्णा देवी उसे चावल की खेती के लिए ज़मीन कैसे तैयार होती है, किस तरह बीज बोए जाते हैं, किस तरह खेतों में पानी को रोका जाता है और इसके विकास के विभिन्न चरणों पर इसे किस तरह से दोबारा रोपा जाता है, सब दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। जब चावल के दाने कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो वे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और एक झाड़ की तरह एकत्र हो जाते हैं। दिखने में कितना सुंदर दृश्य है, उसने अपने मन में सोचा। उसके बाद देवी ने उसे दिखाया कि काटी गई फसल से किस तरह अनाज को कूट कर उसे चावल तैयार किया जाता है। अनाज को कूटने के वहाँ पर बहुत से तरीके हैं और हर तरीके का एक खास नाम भी था। कूटे गए अनाज से चावल बाहर निकल कर आता है जो उसके बाद कोई भी व्यंजन बनाने के लिए तैयार होता है। माधव ने स्वर्ग में कुछ और दिन बिताए और फिर उसने वापस धरती पर आने के लिए देवी से अनुमति मांगी। वहाँ पर अपने अंतिम भोजन को करने के दौरान उसे अपनी पत्नी, माता पिता, बच्चों, भाई बहन और अपने गांव का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जीवन में कम से कम एक बार तो चावल का स्वाद जरूर चखे, फिर चाहे उन्हें केवल एक चम्मच ही चावल खाने के लिए क्यों ना मिले। मुझे देवी से इस बारे में बात करने में डर लग रहा है। वे अवश्य मेरी प्रार्थना को नहीं मानेंगी। आखिर ये देवी देवताओं का भोजन है। इसलिए माधव ने चावल के 4 दाने वहाँ से उठा लिए और उन्हें अपनी पगड़ी में छुपा लिया। वे जानता था कि यहाँ पर किसी को भी इन दानों की परवाह नहीं होगी। माधव धरती पर वापस आ गया। उसने जल्दी से उन दानों को धरती में बोया और देवी अन्नपूर्णा ने उसे जिस तरह से सब दिखाया था ठीक उसी तरह से उसकी देखरेख की। जब फसल काटने का समय आया तो उसने उसी प्रतिक्रिया से सब किया जैसा कि उसने स्वर्ग में देखा था। उसने अनाज की कुटाई की और उसमें से चावल तैयार किया। उसने सफ़ेद चावलों से मीठा सा व्यंजन तैयार किया और फिर अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले उसे अन्नपूर्णा देवी को समर्पित किया। देवी अन्नपूर्णा ने स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुनी और वे धरती पर उसके समक्ष प्रकट हुई। जब उन्होंने वहाँ पर चावलों को देखा तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, माधव, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के प्रेम और जानकारी पाने की उत्सुकता का सम्मान किया, लेकिन तुमने मेरे घर से चोरी की है। क्या तुम मुझसे सच नहीं कह सकते थे? मैं अपने आप तुम्हें कुछ चावल दे देती। तुम्हें चोरी करने के लिए सज़ा जरूर मिलेगी। माधव देवी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। माता, मैंने ऐसा अपनी असुरक्षा की भावना के कारण किया। मुझे क्षमा कर दें। हम सभी आपके बच्चे हैं
और मैं दूसरों के साथ भी चावल के स्वाद को बांटना चाहता था। मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया और मैंने चावल उगाने के ज्ञान को और लोगों के साथ ही साझा किया है। ये उस अनाज से बहुत बेहतर है जो हम खाते हैं और इससे हमें बहुत शक्ति भी मिल रही है। क्या आप इसे अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं दे सकती? कृपया मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दें। देवी अन्नपूर्णा गहरी सांस लेकर बोली, तुम जो कह रहे हो वे सही है। मैं इस पर कोई बहस नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंशा सही थी। अब चूँकि चावल धरती पर भी है, मैं हमेशा स्वर्ग में से संकेत भेजूंगी कि चावल को बोने का सही समय कौन सा है। मैं स्वर्ग में अपने बालों को धोऊंगी और जब मैं अपने बालों को पोंछू करूंगी तो मेरे गीले बाल पीठ पर लहराएंगे और उसमें से पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरेगा। मनुष्य के लिए चावल को बोने का सही समय वही होगा। मैं अब बस तुम्हें यही सज़ा दे सकती हूँ कि आगे से किसी भी मनुष्य को बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें ऐसा करने की अनुमति तभी होगी जब वे धरती पर अपने शरीर का त्याग कर देंगे। इस तरह से धरती पर चावल का आना हुआ। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।